3 से 4 जुलाई के बीच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑर्गेनाइज करेगी। इंक्लूसिव एंड एथिकल एआई टेक्नोलॉजी के प्रति इंडिया के कमिटमेंट को शोकेस करना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। इसके अलावा इस समिट में एआई रिलेटेड नॉलेज भी शेयर की जाएगी। इंडिया ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 के जरिए खुद को एआई इनोवेशन में ग्लोबल लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहता है। साथ ही इंडिया यह भी इंश्योर करना चाहता है कि एआई के बेनिफिट्स सभी के लिए एक्सेसिबल हों और एआई देश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। इस समिट में जीपीएआई की मेंबर कंट्रीज भी पार्टिसिपेट करेंगी। जीपीएआई का फुल फॉर्म है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसे जून 2020 में 15 मेंबर कंट्रीज द्वारा फॉर्म किया गया था। इसे शॉर्ट में जीपे भी कहते हैं। इस समय इंडिया जीपीएआई का चेयरमैन है। जीपीएआई एक मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है जो एआई की थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच के गैप को कम करने पर काम करता है। जीपीएआई साइंस, सिविल सोसाइटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल गवर्नमेंट्स के उन स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करता है जो कॉमन कमिटमेंट शेयर करते हों। प्रेजेंटली जीपीएआई में 29 कंट्रीज मेंबर हैं और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। जीपीएआई का सेक्रेटेरिएट फ्रांस में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी ओईसीडी के हेडक्वार्टर्स में है। इसके अलावा जीपीएआई के 2 एक्सपर्ट सपोर्ट सेंटर्स हैं, मॉन्ट्रियल और पेरिस में। जीपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है: इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वेलबींग, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यूज और फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी, रोबस्टनेस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी और अकाउंटेबिलिटी। दोस्तों, अभी तक तो हमने एआई से रिलेटेड एक ग्रुप के बारे में बातचीत को समझा है, लेकिन अब हम एआई से रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस को भी समझते हैं। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एआई। देखिए, लेमन टर्म्स में कहें तो जब मशीन्स इंसानों की तरह परफॉर्म करने लग जाएं तो इसे एआई कहते हैं। मशीन की इंटेलिजेंस को टेस्ट करने के लिए एलन ट्यूरिंग ने सबसे पहले 1950 में ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया था। इसके बाद 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म को क्वाइन किया। एआई के एलिमेंट्स में मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन और न्यूरल नेटवर्क शामिल हैं। देखिए, एआई 2 टाइप के होते हैं, वीक एआई एंड स्ट्रॉन्ग एआई। वीक एआई को नैरो एआई भी कहते हैं। यहां पर नैरो एआई में एआई को स्पेशल टास्क के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही वीक एआई प्री डिटरमाइंड यानी पहले से तय की गई लिमिट्स के अंदर ही काम करता है। एआई सर्विसेज जैसे कि वर्चुअल असिस्टेंस और स्पीच रिकॉग्निशन को वीक एआई या फिर नैरो एआई की कैटेगरी में रखते हैं। अब दूसरी तरफ है स्ट्रॉन्ग एआई जो कि बहुत सारे टास्क्स में ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही एक्शन लेता है। एआई का एक और टाइप है सुपर एआई जो कि चर्चा में रहता है, लेकिन यह फ्यूचर एआई है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी सरपास कर सकता है। 1 जुलाई से ही इंडिया में कॉलोनियल एरा के आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस कर दिया गया है और इनकी जगह 3 नए क्रिमिनल लॉज इंप्लीमेंट हो गए हैं। इन नए लॉज को इंडियंस के लिए और इंडियंस के द्वारा बनाया गया है। आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंप्लीमेंट हुआ है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किए गए क्राइम्स पर ही ये लॉज एप्लीकेबल होंगे। आईपीसी में मौजूद सेडिशन यानी कि राजद्रोह को भारतीय न्याय संहिता से हटा दिया गया है। हम सब जानते ही हैं कि सेडिशन लॉज पर इंडिया में काफी समय से डिबेट हो रही थी। लॉ कमीशन ने भी सेडिशन के नियमों में बदलाव की रिकमेंडेशंस दी थी। भारतीय न्याय संहिता में सेपरेटिज्म, रेबेलियन और इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट किए गए एक्ट्स के खिलाफ पनिशमेंट के प्रोविजंस मौजूद हैं। मॉब लिंचिंग और गैंगरेप ऑफ माइनर्स के लिए डेथ पेनल्टी का भी प्रोविजन इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम पनिशमेंट के तौर पर एक कम्युनिटी सर्विसेज यानी कि सोशल सर्विसेज का प्रावधान किया गया है। इस तरह की पनिशमेंट छोटी मोटी चोरी, डिफेमेशन और अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसे क्राइम्स के लिए दी जाएंगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन, हेयरिंग और आर्गुमेंट पूरा होने के 30 डेज के अंदर डिसीजन का प्रोविजन है। इसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट के विक्टिम्स के स्टेटमेंट्स की वीडियो रिकॉर्डिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सभी रिकॉर्ड्स के डिजिटाइजेशन की बात की गई है। इसमें केस डायरी, एफआईआर, चार्जशीट और जजमेंट सब कुछ शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड्स का लीगल इफेक्ट और वैलिडिटी पेपर रिकॉर्ड्स के ही बराबर होगी।
मोरओवर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एविडेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम, जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है। आजकल कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज इस तरह बिहेव करती हैं जैसे दुनिया भर की चतुराई सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट को ही आती है। इन कंपनीज को लगता है कि बाकी पॉलिसी मेकर्स और पब्लिक बस साइलेंट स्पेक्टेटर्स हैं जो उनकी प्रॉफिट मेकिंग टैक्टिक्स को देखते रह जाएंगे। आपको पता है कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा चैलेंज है और एक बड़ी आबादी का सर्वाइवल इन कॉर्पोरेट कंपनीज पर डिपेंड करता है। इसलिए ऐसे देशों में पॉलिसी मेकर्स और जनता को मजबूरी में इन कंपनीज के मनमाने मेथड्स को टॉलरेट करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऐसी कंट्रीज में सारे लॉ भी इन्हीं कंपनीज के फेवर में बनाए जाते हैं। लेकिन यही कंपनीज डेवलप्ड कंट्रीज में मनमाना रवैया नहीं अपना पाती। क्यों? क्योंकि वहां की जनता अपने राइट्स को लेकर सचेत है और गवर्नमेंट पर वो प्रेशर इंपोज नहीं कर पाती है। रिसेंटली ऐसा ही एक केस आया है यूरोपियन यूनियन में भी। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा। मेटा ने यूरोप में फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए नो एड्स सब्सक्रिप्शन सर्विस लॉन्च की। मेटा की तरफ से यह कहा गया था कि ऐसे यूजर्स जो डेटा शेयर करने के लिए अपना कंसेंट देंगे उन्हें यह सर्विस फ्री में मिलेगी, लेकिन जो यूजर्स डेटा शेयरिंग के लिए कंसेंट नहीं देंगे उन्हें इस सर्विस को अवेल करने के लिए चार्जेस पे करने होंगे। यूरोपियन यूनियन ने मेटा के इस पॉलिसी को पे और कंसेंट पॉलिसी बताया है। मतलब या तो यूजर्स अपना डेटा शेयर करने की परमिशन दें या फिर पे करें। EU ने मेटा पर आरोप लगाया है कि वो पॉलिसी यूजर्स पर फाइनेंशियल बैरियर इंपोज कर उनकी प्राइवेसी को ब्रीच कर रही है और मेटा की ये पॉलिसी यूरोपियन यूनियन के DMA यानी डिजिटल मार्केट एक्ट का वायलेशन है। आपको बता दें कि इसी लॉ को वायलेट करने के लिए EU ने एप्पल कंपनी पर भी आरोप लगाया था और माना जा रहा है कि इस मामले में एप्पल पर उसके ग्लोबल टर्नओवर के 10% के बराबर फाइन भी इंपोज किया जा सकता है। डिजिटल सेक्टर को ज्यादा फेयर एंड कॉम्पिटिटिव बनाने के एम से यूरोपियन यूनियन ने डिजिटल मार्केट्स एक्ट इंप्लीमेंट किया था। इस एक्ट में गेटकीपर्स के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस को मेंशन किया गया है। यहां गेटकीपर्स का मतलब उन बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म से है जो कोर डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन मैसेजिंग सर्विसेज, ऐप स्टोर्स और ऑनलाइन सर्च इंजिन एटसेट्रा। आप समझ गए होंगे कि मेटा की पे और कंसेंट सर्विस क्या है और इसके प्रोविजंस डिजिटल मार्केट्स एक्ट का किस तरह वायलेशन करते हैं। जल्दी इसके अगेंस्ट एक्शन भी देखने को मिल सकता है। इंडिया में 1 जुलाई को GST डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। आइए सबसे पहले यहां समझते हैं कि GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है क्या। एक्चुअली वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पर 1 जुलाई 2017 से पूरे इंडिया में GST को इंप्लीमेंट किया गया था और इसी वजह से GST डे 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। GST एक इंटीग्रेटेड इनडायरेक्ट टैक्स है। GST से पहले सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स सेपरेट टैक्सेस लगाया करती थीं, जैसे वैट, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। GST एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब यह हुआ कि गुड्स एंड सर्विसेज जहां सेल की जाती हैं टैक्स वहीं लगता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि गुड्स एंड सर्विसेज को कहां प्रोड्यूस किया गया है। GST का सबसे पहला प्रपोजल केलकर टास्क फोर्स के द्वारा दिया गया था। इस टास्क फोर्स ने प्रपोज किया था कि एक नेशन वाइड टैक्स होना चाहिए जिससे इंडिया के कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई किया जा सके, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट किया जा सके और टैक्स कैस्केडिंग को रिड्यूस किया जा सके। इसे लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस किया, पर इस अमेंडमेंट पर पार्लियामेंट में सहमति नहीं बन पाई। इसके बाद 2014 में 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। प्रेसिडेंट ने 8 सितंबर 2015 को इस बिल पर साइन किया, जिसकी वजह से 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 लागू हुआ। इस अमेंडमेंट के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 246A ऐड किया गया। साथ ही इसके थ्रू एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी फॉर्म की गई जिसका नाम है GST काउंसिल। GST काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 279A में मेंशन किया गया है। आर्टिकल 279A के अकॉर्डिंग GST काउंसिल को सेंटर और स्टेट्स के लिए एक फोरम के तौर पर बनाया गया है।
जीएसटी काउंसिल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक एग्जाम्पल है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन होते हैं। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड सारे रिकमेंडेशंस जीएसटी काउंसिल ही करती है। ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल होने वाली अल्कोहल के अलावा जीएसटी सभी गुड्स एंड सर्विसेज पर लगाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस के बाद जीएसटी को 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जीएसटी नहीं लगता, यह ध्यान रखना है। जीएसटी एक्ट के तहत जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल यानी जीएसटैट को भी एस्टैब्लिश किया गया है, जो कि जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसकी प्रिंसिपल बेंच को न्यू दिल्ली में सेटअप किया गया है। इस प्रिंसिपल बेंच के अलावा स्टेट्स और यूटीज में भी 31 ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस को सेटअप करने के पीछे मकसद है जीएसटी से रिलेटेड इश्यूज को फेयर तरीके से रिजॉल्व किया जाए और जीएसटी डिस्प्यूट्स की वजह से हाई कोर्ट्स पर बढ़ने वाले प्रेशर को कम किया जा सके। चलिए अब इस न्यूज बुलेटिन में टाइम है टर्म ऑफ द डे देखने का, और आज का टर्म ऑफ द डे है फिशिंग। फिशिंग साइबर अटैक का एक मेथड है। इसमें लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को फ्रॉड तरीके से चुरा लिया जाता है। इन सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस में लोगों के पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड के नंबर भी शामिल होते हैं। फिशिंग के कई टाइप होते हैं। फॉर एग्जांपल ईमेल फिशिंग, इसमें फ्रॉड ईमेल के जरिए लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाती हैं। फिशिंग का एक और टाइप होता है स्पीयर फिशिंग। इसमें किसी स्पेशल पर्सन को प्लानिंग करके टारगेट किया जाता है। ये अटैक कुछ इस तरह से कस्टमाइज्ड होते हैं कि साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनाए गए मेथड्स काम नहीं करते। ऐसे ही अगर एसएमएस का इस्तेमाल करके फिशिंग अटैक किया जाए तो इसे स्मिशिंग कहते हैं। वहीं जब किसी हाई प्रोफाइल या सेलिब्रिटी टाइप के इंसान पर फिशिंग अटैक हो तो इसे वेलिंग कहते हैं। और आइए अब देखते हैं बुलेटिन का थर्ड सेगमेंट, जो कि है रैपिड न्यूज। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज यानी रिमपैक एक्सरसाइज का 29th एडिशन यूएसए के हवाई में ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये एक बायनियल एक्सरसाइज है, यानी ये हर 2 साल में एक बार ऑर्गेनाइज होती है। इस मल्टी डायमेंशनल एक्सरसाइज के करंट एडिशन में यूएस नेवी की लीडरशिप में करीब 29 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। ये एक्सरसाइज 1 अगस्त तक चलेगी और इस बार इसकी थीम है पार्टनर्स इंटीग्रेटेड एंड प्रिपेयर्ड। रिमपैक एक्सरसाइज वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव फ्रेंडली रिलेशंस वाले फॉरेन कंट्रीज की नेवीज के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना और ट्रस्ट बिल्ड करना है। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स यानी AIPI डैशबोर्ड को रिलीज किया है। इस इंडेक्स में 174 कंट्रीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिपेयर्डनेस लेवल का असेसमेंट किया जाएगा। हर कंट्री को 4 की एरियाज के बेस पर रेट किया जाएगा: डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल एंड लेबर मार्केट पॉलिसीज, इनोवेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशंस एंड एथिक्स। इन रेटिंग्स के बेसिस पर ही कंट्रीज को एडवांस्ड, इमर्जिंग मार्केट और लो इनकम कंट्री में क्लासिफाई किया जाएगा। रिलीज डेटा के अकॉर्डिंग सिंगापुर, डेनमार्क और यूएसए रेस्पेक्टिवली हाईएस्ट रेटेड कंट्रीज हैं। टोटल 174 कंट्रीज में इंडिया को 72nd रैंक मिली है और इंडिया को इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी की कैटेगरी में रखा गया है। 3 जुलाई से जापान नए बैंक नोट्स इशू करना स्टार्ट कर देगा। इस नए नोट के कॉन्टेक्स्ट में यह क्लेम किया जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा नोट होगा जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट होलोग्राफी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। इन नोट्स में हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज की पिक्चर्स 3D में रोटेट होती हुई दिखेंगी। हालांकि अभी तक इसे कंफर्म नहीं किया गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ होलोग्राफी टेक्नोलॉजी को समझना जरूरी है। होलोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जो किसी ऑब्जेक्ट की 3D इमेज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। इन 3D इमेजेस को होलोग्राम्स कहते हैं। इस टेक्निक को डेनिस गैबर ने 1947 में इन्वेंट किया था। होलोग्राम को 3 डिफरेंट वेव्स जैसे ऑब्जेक्ट वेव, रेफरेंस वेव, रिकंस्ट्रक्शन वेव और एक फोटोग्राफिक प्लेट की मदद से क्रिएट किया जाता है। इंडिया में 30 जून को हूल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया। ट्राइबल लीडर्स सिद्धू और कान्हू को याद करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस ओकेजन पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आदिवासी समुदायों द्वारा ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट किए गए बलिदान को याद किया गया। आपको बता दें कि संथाल रेबेलियन, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारी सिस्टम्स के खिलाफ शुरू हुआ था, उसे हूल रेबेलियन भी कहा जाता है। इस रेबेलियन को 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने लीड किया था। संथाल से एक्सटॉर्शन, प्रॉपर्टी से बेदखल करना, रिप्रेसिव पॉलिसीज, ऐसे कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से ये रेबेलियन शुरू हुआ था।
नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच बलून वॉर एक बार फिर से चर्चा में। मई और जून में बलून वॉर्स बढ़ती हुई दिख रही हैं। ये घटनाएं इन दोनों कोरियन देशों के बीच सीरियस कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। अगर हम बलून वॉर की हिस्ट्री की बात करें तो कोरियन वॉर 1950 टू 1953 के दौरान बलून वॉर शुरू हुई थी और कोल्ड वॉर तक जारी रही। दोनों ही देश प्रोपेगेंडा और साइकोलॉजिकल मैसेजेस स्प्रेड करने के लिए बलून्स का इस्तेमाल करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के अंत में कोरियन पेनिनसुला के बीच बंटवारा हुआ, जिसके बाद यूएसएसआर ने इस पेनिनसुला के नॉर्थ पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, वहीं यूएसए ने साउथ पार्ट को। हालांकि ये डिवीजन टेम्पररी था, लेकिन फाइनली आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से दोनों जगहों पर अलग गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश्ड हुई। ये गवर्नमेंट्स थी नॉर्थ कोरिया में डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया और साउथ कोरिया में कैपिटलिस्ट रिपब्लिक ऑफ कोरिया। उस समय से लेकर आज तक दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट जारी है। देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस ज्वाइन कर लिया है। इस प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने दिया है। प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट करना है और इसके लिए डोमेस्टिकली यूज होने वाले इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रोजेक्ट नेक्सस में साउथ ईस्ट एशिया की 4 कंट्रीज मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स को इंडिया के यूपीआई से लिंक किया गया है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि इंडोनेशिया आगे चलकर इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर ले। इसे ऐसे समझिए, इंडिया में यूपीआई को हम इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के तौर पर यूज करते हैं। इस तरह का सिस्टम दूसरी कंट्रीज में भी हैं। इन सिस्टम्स को एक प्रोजेक्ट के जरिए कनेक्ट किया जाएगा ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को प्रमोट किया जा सके। बीआईएस क्लेम करता है कि इस प्रोजेक्ट की वजह से ज्यादातर केसेस में पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट पेमेंट्स विद इन 60 सेकेंड्स कंप्लीट हो जाएंगी। नाउ व्हाट इज यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन से लिंक किया जा सकता है। इसकी वजह से सीमलेस फंड राउटिंग और मर्चेंट पेमेंट्स जैसे एप्लीकेशंस को इंप्लीमेंट करना इजी हो जाता है। ये इंटरफेस पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस को भी पूरा करता है और इन ट्रांजैक्शंस को कन्वीनियंस एंड रिक्वायरमेंट के बेस पर पूरा किया जाता है। नाउ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट बीआईएस। बीआईएस यानी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट स्विट्जरलैंड के बेसल में सिचुएटेड है। यह सेंट्रल बैंक्स के लिए एक बैंक का काम करती है। इस बैंक का यह टारगेट होता है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन के जरिए सेंट्रल बैंक्स में मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट में दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज के 63 सेंट्रल बैंक्स शामिल हैं और इन कंट्रीज की जीडीपी ग्लोबल जीडीपी में 93% शेयर रखती है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट्स ने अरुणाचल प्रदेश में हॉर्न्ड फ्रॉग यानी सींग वाले मेढक की एक नई स्पीशीज रिकॉर्ड की है। अरुणाचल प्रदेश की टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिले इस फ्रॉग का नाम है जेनोफ्रिस आपतानी। आपको बता दें कि आपतानी अरुणाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट ट्राइब है। आपतानी कम्युनिटी फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन में सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं। देखिए, इंडिया में हमें हर क्षेत्र में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। एनवायरमेंटल लेवल पर भी हमें ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इंडिया के फ्लोरा एंड फौना की डाइवर्सिटी में अरुणाचल प्रदेश का शेयर है 40% के आसपास। इस डाइवर्सिटी में मेजर शेयर अरुणाचल की जीरो वैली का है। टैली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जीरो वैली के पास ही लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश की आपतानी ट्राइब भी जीरो वैली में ही रहती है। ये ट्राइब बैम्बू क्राफ्ट के लिए फेमस है। आपतानी ट्राइब ड्री, म्योको, यापुंग और मारून जैसे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए भी फेमस है। ये ट्राइब एक लोकल लैंग्वेज बोलती है जिसका नाम है तानी। इसके अलावा ये ट्राइब सूरज और चांद की पूजा भी करती है। इस ट्राइब को उसकी इंटीग्रेटेड राइस फिश फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है। इस तरह की फार्मिंग में फिश अपने भोजन के लिए पैडी फील्ड्स पर डिपेंड होती हैं। फिश को फीड कराने के लिए फार्मर्स को कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो एल्गी और कई तरह के इंसेक्ट्स को खाती हैं और इसकी वजह से राइस क्रॉप की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस मेथड में इरिगेशन के लिए बैम्बू से बने पाइप्स, माउंटेन स्प्रिंग्स और रेन वाटर यूज होता है। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप? तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस, हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए।
मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने 26 मेंबर्स वाले एडवाइजरी कमेटी ऑन नेशनल अकाउंट्स स्टैटिस्टिक्स का गठन किया है। इस कमेटी के चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के फॉर्मर प्रोफेसर विश्वनाथ गोलदार हैं। इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव जीडीपी के लिए बेस ईयर को डिटरमाइन करना है। इसके अलावा यह कमेटी जीडीपी को इन्फ्लेशन और इंडस्ट्रियल इंडिकेटर्स के साथ अलाइन करने का सजेशंस भी देगी। देखिए, बेस ईयर को अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेस ईयर को अपडेट नहीं करती तो जीडीपी का डेटा इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पाता। अभी जीडीपी का बेस ईयर है 2011-12। चलिए अब समझते हैं कि जीडीपी के कैलकुलेशन में बेस ईयर का फंडा कैसे काम करता है। अज्यूम कीजिए कि इंडिया में 2011-12 में टोटल 3 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुई। उस समय उन आइटम्स का प्राइस था 100 रुपीज़ पर आइटम। सो टोटल जीडीपी हो गई 300 रुपीज़। अब इस आइटम का प्रोडक्शन कम होकर 2 आइटम्स तक हो गया, पर एक आइटम का प्राइस 100 रुपीज़ से बढ़कर 150 रुपीज़ हो गया है। इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी होगी 300 रुपीज़। इन फिगर से ऐसा लग रहा है कि जीडीपी में ना कोई इंक्रीमेंट हुआ है और ना ही डिक्लाइन। अब यहीं पर बेस ईयर की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। जब हम करंट जीडीपी को 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर एस्टिमेट करेंगे तो टोटल जीडीपी 200 रुपीज़ होगी। क्यों? क्योंकि उसी आइटम का प्राइस 2011-12 में 100 रुपीज़ था। अब ये क्लियर हुआ कि जीडीपी में डिक्लाइन है। चलिए एक बार रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन को भी देखते हैं। जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन काउंट नहीं होता। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक गिवन पीरियड में किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होने वाली सभी गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल मॉनेटरी वैल्यू होती है। जीडीपी से पता चलता है कि एनुअली इकोनॉमी ने कितना अच्छा किया या कितना खराब परफॉर्म किया। अगर जीडीपी के डेटा में स्लगिशनेस दिखती है तो इसका मतलब हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी स्लो डाउन मोशन में जा रही है और कंट्री ने लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सफिशिएंट गुड्स का प्रोडक्शन नहीं किया है। साथ ही सर्विस सेक्टर भी डिक्लाइन कर रहा है। जीडीपी एक तरह से कंट्री की इकोनॉमी का एक स्नैपशॉट होता है। इससे इकोनॉमी के साइज और ग्रोथ रेट का एस्टिमेट मिल जाता है। प्रेजेंटली इंडिया की जीडीपी $3.94 ट्रिलियन के अराउंड है। जीडीपी रैंकिंग के मामले में इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। जीडीपी कंट्री की इकोनॉमी की एक पिक्चर तो प्रेजेंट कर देती है, पर इसकी एक लिमिटेशन है, और लिमिटेशन ये है कि पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन, हेल्थ का डेटा इसमें इंक्लूड नहीं होता। इस रीजन की वजह से एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जीडीपी कंट्री की रियलिटी रिफ्लेक्ट नहीं करती। अगर किसी कंट्री का जीडीपी डेटा अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कंट्री के सिटीजन्स रियलिटी में अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने देश की फ्लोरा एंड फौना के लिए एक चेकलिस्ट रिपोर्ट रिलीज की है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड में इंडिया पहला ऐसा देश है जिसने इस तरह का डॉक्यूमेंट इशू किया है। इस चेकलिस्ट को जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फाउंडेशन डे पर रिलीज किया गया। इस चेकलिस्ट में इंडिया की 1,04,561 फौना स्पीशीज को कवर किया गया है। यहाँ फौना का मतलब है एनिमल्स से। इस चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 1358 बर्ड स्पीशीज को रिकॉर्ड किया गया है। इसमें से 79 स्पीशीज एंडेमिक हैं। सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। इंडिया में कुल मिलाकर 455 मैमेलियन स्पीशीज रिकॉर्ड की गई हैं। सबसे ज्यादा मैमेलियन स्पीशीज हैं मेघालय में। कोलकाता में लोकेटेड ZSI का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जुलाई 1916 को। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये इंस्टीट्यूशन कंट्री में जूलॉजिकल रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइए अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे का, और आज टर्म ऑफ द डे में है 0 FIR। जब किसी अलेजिड क्राइम के लिए FIR उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई जाती है जिसका एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन, क्राइम जहां हुआ उस क्षेत्र से अलग है, तो उस FIR को कहते हैं 0 FIR। 0 FIR रजिस्टर करते समय यह नहीं देखा जाता कि विक्टिम का रेसिडेंस कहां है या फिर क्राइम किस जगह हुआ है। 0 FIR का पर्पस ये होता है कि विक्टिम को FIR रजिस्टर कराने के लिए दर बदर भटकना ना पड़े। साथ ही FIR रजिस्टर कराने के बाद विक्टिम को जल्द से जल्द जस्टिस मिल सके। 0 FIR के लिए पुलिस स्टेशन कोई रेगुलर नंबर इशू नहीं करता, बाद में उसे कंसर्न पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जब कंसर्न पुलिस स्टेशन को 0 FIR मिल जाती है तो वो एक नई FIR रजिस्टर करती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। जस्टिस वर्मा कमेटी ने 0 FIR को रिकमेंड किया था। अब टाइम है बुलेटिन के थर्ड सेगमेंट का, जो कि है रैपिड न्यूज। आइए देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास।
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने GIB यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन के कंजर्वेशन का नेक्स्ट फेज अप्रूव कर दिया है। इस फेज के लिए 56 करोड़ रुपीस अलोकेट किए गए हैं। इस कंजर्वेशन प्लान में हैबिटेट डेवलपमेंट, इन सीटू कंजर्वेशन, कंप्लीशन ऑफ द कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एंड रिलीज ऑफ कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स शामिल हैं। 2013 में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को सेव करने के लिए पहली बार नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट टाइम 2016 में बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और फिर 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट साइन हुआ था। इंडियन नेवी ने एक ऐसा बॉम्ब डेवलप किया है जो स्टैंडर्ड TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोलिन से 2.01 टाइम्स ज्यादा पावरफुल है। इंडियन नेवी ने सेबेक्स-2 नाम के एक एक्सप्लोजिव बॉम्ब को सक्सेसफुली डेवलप और सर्टिफाई किया है। सेबेक्स-2 का पर्पस बिना एडिशनल वेट ऐड किए कैनन बॉल्स और वॉरहेड्स की डिस्ट्रक्टिव पावर को बढ़ाना है। सेबेक्स-2 को इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने यानी EEL ने डेवलप किया है। ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है। इंडिया में यूज होने वाले सबसे पावरफुल कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव, पर्टिकुलरली ब्रह्मोस वॉरहेड की TNT इक्विवेलेंस अप्रॉक्स 1.5 है। दुनिया भर में सबसे कन्वेंशनल वॉरहेड्स की TNT इक्विवेलेंस 1.25 से 1.3 के बीच होती है। हरिकेन बेरिल अब कैटेगरी 5 हरिकेन में चेंज हो चुका है। ये अब पोटेंशियली कैटेस्ट्रॉफिक हरिकेन की कैटेगरी में आ गया है। इस स्टॉर्म की वजह से साउथ ईस्टर्न कैरेबियन आइलैंड्स में मैसिव डेविस्टेशन हुआ है। इतना मैसिव डेविस्टेशन विंड स्पीड के कारण हुआ जो बढ़कर 260 किलोमीटर पर आवर हो गई है। आने वाले दिनों में विंड स्पीड में चेंज आने की पूरी संभावना है। हरिकेन बेरिल का फॉर्मेशन कैरेबियन एंड केप वर्दे आइलैंड्स के बीच अटलांटिक रीजन में हुआ था। इसके अलावा आने वाले महीनों में ग्लोबल वार्मिंग और कुछ दूसरे रीजंस की वजह से अटलांटिक ओशन में 20 या उससे ज़्यादा स्टॉर्म्स आ सकते हैं। वैसे एक एवरेज ईयर में इनकी संख्या 14 के आसपास होती है। इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट थाईलैंड के लिए रवाना हो गया है। ये कंटिंजेंट इंडिया थाईलैंड ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मैत्री में पार्टिसिपेट करेगा। मैत्री एक्सरसाइज का ये 13th एडिशन है जो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो हर साल ऑर्गेनाइज होता है। 2006 से मैत्री एक्सरसाइज ऑल्टरनेटिवली इंडिया एंड थाईलैंड में ऑर्गेनाइज होती है। इस एक्सरसाइज का पिछला एडिशन सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ था। मैत्री एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव इंडिया और थाईलैंड के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन को इनकरेज करना है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को अप्रिशिएट किया है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने सक्सेसफुली 9 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया था। इस इनिशिएटिव को लॉन्च करने के पीछे ये विजन था कि गवर्नमेंट सर्विसेज को सभी सिटीजन्स तक इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल कराया जा सके ताकि ज़्यादा इंक्लूसिव और एफिशिएंट सोसाइटी डेवलप की जा सके। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ने दूसरी गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में कोऑर्डिनेट किया है, जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सेल्फ रिलायंट इंडिया एटसेट्रा। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है, साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक्सपेंड करके डिजिटल डिवाइड को खत्म करना भी इसका टारगेट है, जैसे भारत नेट के माध्यम से रूरल इंडिया को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट करना। आइए अब देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टुडेज बुलेटिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जीरो वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। Second question is, which of the following countries is not included in Project Nexus? Malaysia, Philippines, Singapore और श्रीलंका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच $170 मिलियन के लोन के लिए एक एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट इंडिया के हेल्थ सिस्टम एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। इस एग्रीमेंट को स्ट्रेंथेंड एंड मेजरेबल एक्शंस फॉर रेजिलिएंट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव हेल्थ सिस्टम्स प्रोग्राम नाम दिया गया है। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑनगोइंग प्रोग्राम्स को हेल्प मिलेगी। इन ऑनगोइंग प्रोग्राम्स में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, नेशनल वन हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम शामिल हैं। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ से रिलेटेड 3 एरियाज को टारगेट किया गया है। फर्स्टली, डिजीज सर्विलांस को स्ट्रेंथन किया जाएगा। सेकेंडली, हेल्थ के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रिपेयर करने का प्लान है।
इसके अलावा पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। नाउ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एडीबी। एडीबी को एशिया पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। एशियन डेवलपमेंट बैंक अपने मेंबर्स और एसोसिएट कंट्रीज में लोन्स, टेक्निकल असिस्टेंस, ग्रांट्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्रमोट करता है। अभी एडीबी में 68 मेंबर कंट्रीज हैं, जिनमें से 49 कंट्रीज एशिया पैसिफिक रीजन से हैं और 19 कंट्रीज वर्ल्ड के दूसरे रीजन से। एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस की मैंडालियोंग सिटी में लोकेटेड है। एडीबी 1966 में फॉर्म हुआ था और इंडिया एडीबी का फाउंडिंग मेंबर है। यूके में रहने वाला एक टीनेजर दुनिया का पहला इंसान बन गया है जिसकी एपिलेप्टिक अटैक्स यानी मिर्गी के अटैक को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन इम्प्लांट किया गया। ब्रेन इम्प्लांट में डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन नाम की डिवाइस ब्रेन में इम्प्लांट की जाती है। इस डिवाइस के बारे में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि व्हाट इज एपिलेप्सी। एपिलेप्सी ऐसी कंडीशन है जिसमें एक इंडिविजुअल ट्रेमर्स, टेम्पररी कंफ्यूजन और मसल्स एंड लेग्स में स्टिफनेस एक्सपीरियंस करता है। ब्रेन में एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से ऐसी कंडीशन अराइज होती हैं। 50% केसेस में इस डिजीज का कोई कॉज समझ में नहीं आता, बट कुछ केसेस में हेड इंजरी, ब्रेन ट्यूमर्स, कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि मेनिंजाइटिस और यहाँ तक कि जेनेटिक्स की वजह से भी एपिलेप्सी हो सकती है। ये कंडीशंस इंसानों में एक्सीडेंट के रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। वी मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट डीबीएस इम्प्लांट एपिलेप्सी का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है। पहले डॉक्टर्स मेडिसिन और कीटो डाइट से पेशेंट को ट्रीट करने के लिए ट्राई करते हैं। कीटो डाइट में फैट ज्यादा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। जब ये मेजर्स काम नहीं करते तब सर्जरी जैसे प्रोसीजर्स पर शिफ्ट किया जाता है। अब डीबीएस यानी डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की बात करें तो इसमें न्यूरो स्टिमुलेटर कॉन्टिन्यूअसली ब्रेन को सिग्नल्स भेजते रहते हैं। इसकी वजह से ब्रेन में एपिलेप्टिक सिग्नल्स ब्लॉक हो जाते हैं। डीबीएस को पार्किंसन सहित दूसरी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस के लिए भी यूज किया जाता है। आपको पता ही है कि ब्रेन ह्यूमन बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को एक्सपर्ट्स के एक ग्रुप के तौर पर कंसीडर करेंगे तो इसके सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन हर एक पार्ट का एक स्पेसिफाइड टास्क होता है। ह्यूमन ब्रेन में 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है जो बॉडी के कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नर्वस सिस्टम एनिमल्स में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रीज एंड प्लांट्स में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए, P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ जुलाई से 5 जुलाई के बीच कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 86वां सेशन ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये मीटिंग रोम में FAO के हेडक्वार्टर्स में हो रही है। इंडिया की तरफ से FSSAI के CEO इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीटिंग में इंडिया ने कई स्पाइसेस जैसे स्मॉल कार्डमम और टर्मरिक के लिए एडवांस्ड लेवल स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर करने की बात रखी है। देखिए, स्पाइसेस के लिए स्टैंडर्ड्स सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इंडिया पूरी दुनिया में स्पाइसेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इंडिया अपने स्पाइसेस दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट करता है। ये स्टैंडर्ड्स स्पाइसेस की इंटरनेशनल ट्रेड को सिंप्लीफाई भी करेंगे। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन एक इंटरनेशनल बॉडी है। FAO एंड WHO ने इसे ज्वाइंटली फॉर्म किया है। इसका ऑब्जेक्टिव फूड प्रोडक्ट्स की ट्रेड में फेयर प्रैक्टिसेस को इंश्योर करना है ताकि कंज्यूमर्स जो इन फूड प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करेंगे उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके। यह कमीशन 1963 में फॉर्म हुई थी। कमीशन की मीटिंग ऑल्टरनेट बेसिस पर रोम और जिनेवा में होती है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है फूड कोड। कोडेक्स एलिमेंटेरियस इंटरनेशनल फूड ट्रेड में फूड प्रोडक्ट्स के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि ये कोड बाइंडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी मेंबर्स अपने नेशनल लॉज में इस कोड को इंक्लूड करें, बट इफ दे वांट टू डू सो दे कैन इंक्लूड। हालांकि फूड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड डिस्प्यूट्स में इन कोड्स को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो FAO 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिश हुआ था।
इटली के रोम में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। FAO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो दुनिया भर में हंगर इरेडिकेशन के लिए मेजर्स लेती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइकलिंग को प्रमोट करने के लिए एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम यानी PLI स्कीम लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। इस स्कीम की रिकमेंडेशन नीति आयोग ने भी की है। मोरओवर ये स्कीम बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को कॉम्प्लीमेंट करती है। इन रूल्स में 2026 से यूज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम बैटरीज की रिसाइकलिंग को मैंडेटरी किया गया है। ये PLI स्कीम अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्म किया गया है कि इसमें ई वेस्ट रिसाइकलिंग पर जोर दिया जाएगा। ई वेस्ट रिसाइकलिंग को अर्बन माइनिंग भी कहते हैं। आइए जल्दी से अर्बन माइनिंग का मतलब समझ लेते हैं। इसमें लिथियम, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रोमियम एंड सिलिकॉन जैसे क्रिटिकल मिनरल्स को वेस्ट मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता है। देखिए, आज आप जिस स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं वो कल डैमेज भी होगा और तब वो ई वेस्ट हो जाएगा। अगर उस स्मार्टफोन में यूज्ड मेटल्स को रिसाइकलिंग प्रोसेस से निकाल लिया जाए तो इसे अर्बन माइनिंग कहा जाएगा। प्रेजेंटली इंडिया सोलर, विंड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी में रैपिडली इन्वेस्ट कर रहा है। आगे चलकर यही इंफ्रास्ट्रक्चर ई वेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इस वेस्ट की रिसाइकलिंग को प्रॉपर मैकेनिज्म में ले आया जाए तो इन मिनरल्स के लिए नई माइंस की कोई नीड नहीं होगी। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स यानी BWMR 2022 को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने नोटिफाई किया है। इन रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी EPR का एक प्रोविजन किया गया है। EPR के अकॉर्डिंग लिथियम, निकल, कोबाल्ट एंड लेड कंटेनिंग बैटरीज के प्रोड्यूसर्स को एनवायरमेंट फ्रेंडली मैनर में वेस्ट बैटरीज को मैनेज करना होगा। EPR पॉल्यूशन पे प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसका मतलब है प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट्स के वेस्ट को डिस्पोज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। आइए अब जल्दी से देखते हैं आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है कैंगरू कोर्ट। कैंगरू कोर्ट ऐसी कोर्ट है जहां इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से किसी इंडिविजुअल को अक्यूज किया जाता है, उसे पनिशमेंट दे दी जाती है। ऐसे कोर्ट्स में सिर्फ एक साइड की तरफ से डिसीजंस लिए जाते हैं। कैंगरू कोर्ट्स के डिसीजंस बायस्ड होते हैं और अनफेयर होते हैं। इन कोर्ट्स में एविडेंस के बेसिस पर नहीं बल्कि इंडिविजुअल्स के प्रेशर या इमोशंस के बेसिस पर डिसीजंस होते हैं। हालांकि इन कोर्ट्स को 2011 में इलीगल डिक्लेयर किया गया था, पर आज भी इन पर पूरी तरह से कंट्रोल एस्टैब्लिश नहीं हो पाया है। न्यूज में आपने वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम की कैंगरू कोर्ट्स द्वारा दिए गए डिसीजंस देखे होंगे। कई बार मीडिया ट्रायल्स को भी कैंगरू कोर्ट्स कहते हैं। तालिबान कोर्ट्स, मॉब जस्टिस, खाप पंचायत एंड ड्रग कार्टेल्स के बीच प्रिवेलेंट कोर्ट्स कैंगरू कोर्ट्स के ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइए अब देखें इस न्यूज बुलेटिन का थर्ड सेगमेंट, जो कि है रैपिड न्यूज। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली मन की बात प्रोग्राम में अराकू कॉफी के बारे में मेंशन किया था और इसके बाद से अराकू कॉफी लाइमलाइट में आ गई। अराकू अरेबिका कॉफी को ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश के हिली एरियाज में कल्टीवेट किया जाता है। अराकू कॉफी का नाम ईस्टर्न घाट्स में लोकेटेड अराकू वैली के नाम पर रखा गया है। इस ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा इसे ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस किया जाता है। इस मेथड में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, ग्रीन मैन्योर एंड ऑर्गेनिक पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाता है। ये कॉफी अपने एक्सीलेंट अरोमा एंड टेस्ट के लिए जानी जाती है। 2019 में इसे GI टैग मिला था। अराकू कॉफी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में गिरिजन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इंडिया एंड मंगोलिया के बीच ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज हो रही है। इस एक्सरसाइज को नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट एडिशन इस एक्सरसाइज का 16th एडिशन है, जो मेघालय के उमरोई में 3 जुलाई से 16 जुलाई तक होगा। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया एंड मंगोलिया के बीच होने वाला एक एनुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसे ऑल्टरनेटिवली मंगोलिया और इंडिया में कराया जाता है। इसका प्रीवियस एडिशन 2023 में मंगोलिया में ऑर्गेनाइज हुआ था। जापान में HFMD यानी हैंड, फुट एंड माउथ डिजीज इन्फेक्शन पूरी कंट्री में वार्निंग लेवल क्रॉस कर गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेज ने ये इन्फॉर्मेशन दी है। HFMD एक वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हाथों, पैरों और मुंह में ब्लिस्टर जैसे रैशेज हो जाते हैं। HFMD के सिम्टम्स में फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्किन रैशेज, फीलिंग अनवेल एंड सोर थ्रोट शामिल हैं। इसके अलावा टंग में, गम्स में और चीक्स के अंदर अल्सर्स होना HFMD इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। जनरली बच्चों में ये डिजीज होने की रिस्क ज़्यादा होती है। इस डिजीज का आउटब्रेक समर्स में ज़्यादा विजिबल होता है।
वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने ट्रॉपिकल साइक्लोन फ्रेडी को लॉन्गेस्ट लास्टिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन डिक्लेयर किया है। फ्रेडी 36 डेज या उससे ज्यादा तक ट्रॉपिकल साइक्लोन के स्टेटस पर रहा। इसने 1994 में आए TC जॉन का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। फ्रेडी की शुरुआत फेब 2023 में हुई, जिसकी वजह से मेडागास्कर, मोजाम्बिक एंड मलावी में डेविस्टेशन हुआ। इस साइक्लोन ने ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक 12,785 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल किया। इसने अपने पाथ में अप्रॉक्सीमेटली $481 मिलियन के बराबर का डिस्ट्रक्शन किया। हालांकि डिस्टेंस कवरेज के मामले में फ्रेडी सेकंड पोजीशन पर है, जबकि TC जॉन ने 13,159 किलोमीटर कवर किए, इसलिए वो फर्स्ट पोजीशन पर है। चलिए अब देखते हैं व्हाट आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस बुलेटिन। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट इन नोमैडिक एलिफेंट मिलिट्री? इंडिया एंड मंगोलिया, इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया एंड श्रीलंका और इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन हैज बीन सेट अप jointly by FAO and WHO. And the second statement is, the codes of the Codex Alimentarius are binding on member states. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. आइए देखते हैं कल हमने कौन से सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वाज, जीरो वैली इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? केरला, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड। एंड द करेक्ट आंसर इज Option B, Arunachal Pradesh. And the second question was, which of the following countries is not included in Project Nexus? Malaysia, Philippines, Singapore or Sri Lanka? And the correct answer is Option D, Sri Lanka. यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सॉइल्स हाल ही में मोरक्को की अगादिर सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया। इस कॉन्फ्रेंस को यूनेस्को एंड मोरक्को ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया था। इसमें यूनेस्को ने दुनिया भर में सॉइल की डिग्रेडेशन की कंडीशन पर कंसर्न एक्सप्रेस किया। सॉइल की कंडीशन के रिगार्डिंग यूनेस्को द्वारा प्रेजेंट किया गया डेटा ह्यूमन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी के लिए मेजर थ्रेट की कंडीशन को रिवील करता है। यूनेस्को के अकॉर्डिंग 2050 तक अर्थ पर अवेलेबल सॉइल का 90% डिग्रेड हो चुका होगा। ये तो फ्यूचर की बात हुई, बट प्रेजेंट कंडीशन को समझने के लिए सॉइल कंडीशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स को देख लेते हैं। वर्ल्ड एटलस ऑफ डेजर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्ल्ड के 75% सॉइल की क्वालिटी पुअर है और ये 3.2 बिलियन इंडिविजुअल्स की जिंदगी को अफेक्ट करता है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी UNEP वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन पब्लिश करती है। सॉइल क्वालिटी के डिग्रेडेशन के रिगार्डिंग यूनेस्को ने वर्ल्ड सॉइल हेल्थ इंडेक्स का सजेशन दिया है। ये इंडेक्स डिफरेंट एरियाज की सॉइल क्वालिटी को कंपेयर करने में हेल्प करेगा और सॉइल से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट करने में भी ये इंडेक्स हेल्पफुल होगा। इसके अलावा सॉइल मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के थ्रू सॉइल कंजर्व करने की प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाएगा, जिन्हें बाद में वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। अभी तक हमने कॉन्स्टेंटली सॉइल डिग्रेडेशन या पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल की बात की है, बट व्हाट डज दिस मीन? हम सब अवेयर हैं कि ट्रीज एंड प्लांट सॉइल में ही ग्रो करते हैं क्योंकि सॉइल की कुछ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। जब टॉप सॉइल या सॉइल की अपर लेयर के न्यूट्रिएंट्स सॉइल इरोजन की वजह से खत्म हो जाते हैं तो इसे कहते हैं सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल इरोजन नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक दोनों ही रीजंस की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर विंड या वाटर की वजह से सॉइल इरोजन होता है तो ये एक नेचुरल कॉज है। वहीं ह्यूमंस द्वारा अगर ट्रीज कट करने से सॉइल इरोजन हो रहा है तो ये एंथ्रोपोजेनिक कॉज होगा। सॉइल क्वालिटी के डिग्रेडेशन का वर्स्ट रिजल्ट ये होता है कि कोई लैंड और पार्ट ऑफ लैंड डेजर्ट पे कन्वर्ट हो जाता है। इस चैलेंज को टैकल करने के लिए 1994 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन यानी UNCCD लाया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव एक सेफ फ्यूचर के लिए सॉइल को प्रोटेक्ट करना था। UNCCD डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के इंपैक्ट्स को काउंटर करने के लिए वन एंड ओनली वन लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। इसमें 197 पार्टीज इंक्लूड हैं, जिसमें 196 कंट्रीज हैं, जबकि एक यूरोपियन यूनियन है। इंडिया भी इस कन्वेंशन में शामिल है। इसी के साथ अलाइन करते हुए इंडिया ने नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन लॉन्च किया था। Let's inform you that full form of UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. ये ऑर्गेनाइजेशन एजुकेशन, साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन को प्रमोट करने के लिए काम करता है सो दैट वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी एस्टेब्लिश हो सके। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है।
ईरान में इस समय प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस चल रहे हैं। दोनों कैंडिडेट्स के बीच 5 जुलाई यानी आज ही रन ऑफ होना है। मई 2024 में ईरान के फॉर्मर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। एक्चुअली ईरान के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए काफ़ी कैंडिडेट्स कंटेंशन में थे, जिसमें से 2 के बीच नेक्स्ट फेज में मुकाबला होगा। ईरान के ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग वोटिंग में किसी सिंगल कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट्स न मिलने के कारण अब सेकेंड फेज ऑफ वोटिंग यानी रन ऑफ को कंडक्ट कराया जाएगा। ईरान में अगर किसी कैंडिडेट को 50% से कम वोट्स मिलते हैं तो इलेक्शन का सेकेंड फेज ऑर्गेनाइज होता है। इलेक्शंस के सेकेंड फेज में 2 कैंडिडेट्स रिफॉर्मिस्ट लीडर मसूद पेजेश्कियान एंड कंजर्वेटिव लीडर सईद जलीली कंपीट करेंगे। ये 2 शब्द रिफॉर्मिस्ट और कंजर्वेटिव ईरान की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। वेस्टर्न मीडिया कंजर्वेटिव्स को हार्डलाइनर्स भी कहती है। इन दोनों वर्ड्स में आइडियोलॉजी का डिफरेंस है। रिफॉर्मिस्ट आइडियोलॉजी के लीडर्स वेस्टर्न कंट्रीज को ईरान का एनिमी नहीं मानते। फॉर एग्जांपल मसूद पेजेश्कियान विमेन की क्लोथिंग को लेकर ईरान की मोरल पुलिस द्वारा लिए गए एक्शंस को इमोरल कंसिडर करते हैं। साथ ही मसूद पेजेश्कियान वेस्टर्न कंट्रीज के साथ रिलेशंस को भी इंप्रूव करने पर जोर दे रहे हैं। ही बिलीव्स कि कंट्री की इकोनॉमी के लिए ईरान के रिलेशंस वेस्टर्न कंट्रीज के साथ बेटर होने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सईद जलीली जो हार्डलाइनर आइडियोलॉजी के लीडर हैं, वो वेस्टर्न कंट्रीज के सामने बो डाउन न करने के लिए जाने जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज को अपोज करना कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के कोर आइडिया में शामिल है। सईद जलीली रशिया एंड चाइना के साथ क्लोज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की बात करते हैं। जलीली सुप्रीम लीडर के साथ भी क्लोजनेस रखते हैं। देखिए, ईरान में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेसिडेंट की पोस्ट किसके पास है। यहाँ की पॉलिटिक्स में रियल पावर सुप्रीम लीडर के पास है। ईरान में सुप्रीम लीडर के बाद प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल होते हैं। सिटीजन्स प्रेसिडेंट को 4 इयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट में ओथ लेने से पहले प्रेसिडेंट को सुप्रीम लीडर का ऑफिशियल अप्रूवल लेना होता है। ईरान में गवर्नमेंट की डे टू डे फंक्शनिंग के लिए प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंट डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ शिया इस्लामिक थियोलॉजी में सुप्रीम लीडर को विलायते फाकीह के नाम से भी जाना जाता है। ईरान में सुप्रीम लीडर ही फाइनल रूलर होता है एंड कंट्री के सभी मेजर डिसीजंस लेने की फाइनल अथॉरिटी उसी के पास है। 1979 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की पोस्ट क्रिएट हुई थी। सुप्रीम लीडर ही ईरान के हेड एंड कमांडर इन चीफ होते हैं। सुप्रीम बनने की पहली कंडीशन तो यह है कि सिर्फ मेल इंडिविजुअल ही इस पोस्ट को होल्ड कर सकता है। ईरान के इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग सुप्रीम लीडर की पोस्ट सिर्फ एक हाई रैंकिंग शिया क्लरिक ही होल्ड कर सकता है। प्रेजेंट सुप्रीम लीडर अली खमेनेई 1989 से पावर में हैं। वो न सिर्फ सभी पॉलिटिकल इश्यूज पर अपना डिसीजन देते हैं, बल्कि जुडिशरी, गार्डियन काउंसिल एंड स्टेट मीडिया को भी डायरेक्शंस इशू करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम लीडर के पास गवर्नमेंट एंड जुडिशरी के वर्क में डायरेक्टली इंटरफेयर करने का पावर है, राइट है। लेट अस अंडरस्टैंड वन मोर थिंग, कोई भी वुमेन आज तक यानी टिल डेट ईरान की प्रेसिडेंट नहीं बनी है। इसके पीछे भी सुप्रीम लीडर की पावर ही काम करती है। ईरान में कौन इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकता है या नहीं, ये गार्डियन काउंसिल डिसाइड करती है। विमेन प्रेसिडेंशियल पोस्ट क्लेम करने वाले कैंडिडेट्स को गार्डियन काउंसिल द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। 3 एंड 4 जुलाई के बीच कजाकिस्तान के कैपिटल अस्ताना में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की एनुअल समिट ऑर्गेनाइज हुई। इस समिट में इंडिया की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एब्सेंस की वजह से मीडिया हाउसेज में काफ़ी स्पेकुलेशंस चल रहे हैं। एक स्पेकुलेशन तो ये है कि चाइना की प्रेजेंस होने से इंडिया इस फोरम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा। साथ ही इससे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि इंडिया SCO को कम इंपॉर्टेंस दे रहा है। लास्ट ईयर SCO समिट इंडिया की चेयरमैनशिप में ऑर्गेनाइज हुई थी, बट लास्ट मोमेंट पर इस समिट को वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराने की बात कही गई थी। तब भी ये स्पेकुलेशंस थी कि इंडियन लीडरशिप चाइनीज लीडर से डायरेक्टली नहीं मिलना चाहते। हालांकि इन स्पेकुलेशंस के अपोजिट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ही स्पीच को समिट में प्रेजेंट किया। इसमें इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए SCO को इंपॉर्टेंट डिक्लेयर किया गया। साथ ही SCO को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर डिस्क्राइब किया गया जो प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। इस मौके पर इंडिया ने ईरान को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। ईरान ने SCO समिट में फर्स्ट टाइम एज अ फुल मेंबर पार्टिसिपेट किया है। लास्ट ईयर इंडिया की चेयरमैनशिप में ईरान SCO का फुल मेंबर बना था। इंडिया ने बेलारूस को भी कॉन्ग्रेचुलेट किया। अस्ताना में ऑर्गेनाइज हुई SCO समिट में बेलारूस SCO का 10th मेंबर बन गया है। देखिए, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO को एंटी वेस्ट ही कंसिडर करते हैं।
जब से ईरान एंड बेलारूस इसके फुल मेंबर्स बने हैं, एससीओ की एंटी वेस्ट इमेज और भी स्ट्रेंथन हो गई है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एससीओ, देन एससीओ एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसे कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा 15 जून 2001 को एस्टैब्लिश किया गया था। एससीओ का सेक्रेटेरिएट बीजिंग में लोकेटेड है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बॉडी कमिटी ऑफ द रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, दैट इज रैट्स, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में लोकेटेड है। इसका पर्पस मेंबर्स के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना है। साथ ही एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जैसे सेक्टर्स में कोऑपरेशन डेवलप करना भी इसका पर्पस है। एससीओ के इस समिट के बाद अब बेलारूस को इंक्लूड कर इसमें टोटल 10 मेंबर्स हैं। इनमें कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान एंड बेलारूस शामिल हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एससीओ की मेंबरशिप जून 2017 में मिली थी। 4 जुलाई को स्वामी विवेकानंद की 122nd डेथ एनिवर्सरी मनाई गई। इस मौके पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्रिब्यूट दिया। स्वामी विवेकानंद इंडिया के फेमस फिलोसोफर, ग्रेट सेंट एंड रिलीजियस टीचर थे। 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में उनका जन्म हुआ। उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इंडिया में 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। उनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के डिसाइपल थे। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस की टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए 1897 में रामकृष्ण मिशन एस्टैब्लिश किया। वी मस्ट रिमेंबर दैट रामकृष्ण परमहंस ने परमहंस मठ को एस्टैब्लिश किया था, विवेकानंद जी ने नहीं। रामकृष्ण मिशन एक हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन था। रामकृष्ण मिशन ने दूसरे रिलीजन्स को भी महान बताया। इसने आइडल वर्शिप को सपोर्ट किया। रामकृष्ण मिशन के अकॉर्डिंग आइडल वर्शिप करने का एक सिंपल तरीका है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में हुई वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताया कि वेदांता सिर्फ हिंदूज का नहीं बल्कि सभी ह्यूमन बींग्स का रिलीजन है। इस ओकेजन पर उन्होंने अपने स्पीच की शुरुआत माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से की, जो काफी फेमस भी हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया के वेदांता और योगा फिलॉसफी के बारे में अवेयर कराया। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग उनकी कुछ फेमस बुक्स हैं। आइए अब टाइम हो गया है टर्म ऑफ द डे देखने का, और आज के टर्म ऑफ द डे में है ODI यानी आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटगोइंग FDI के लिए यूज होने वाला एक बेसिक टर्म है। FDI दो तरह से काम करता है, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट इंडियन कंपनी टाटा में इन्वेस्ट करती है तो ये इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक एग्जांपल है। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडियन कंपनी टाटा अमेरिकन कंपनी वॉलमार्ट में इन्वेस्ट करती है तो ये आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आएगा। चलिए अब समय हो गया है बुलेटिन के थर्ड सेगमेंट का, जो कि है रैपिड न्यूज। देखते हैं रैपिड न्यूज में क्या है खास। 18th लोकसभा के न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स जब ओथ ले रहे थे तो कई स्लोगन्स का इस्तेमाल हुआ था। इन स्लोगन्स की वजह से ऑब्जेक्शंस रेज हुए। अब लोकसभा के स्पीकर ने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के ओथ टेकिंग रूल्स में अमेंडमेंट कर दिया है। हाउस की फंक्शनिंग से रिलेटेड स्पेसिफिक मैटर्स को मैनेज करने के लिए डायरेक्शंस बाय द स्पीकर के डायरेक्शन 1 में एक नया क्लॉज ऐड किया गया है। इस क्लॉज के अकॉर्डिंग मेंबर को ओथ या अफर्मेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही लेनी है और कोई भी वर्ड या एक्सप्रेशन प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पर यूज अलग से नहीं करना है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 99 के अकॉर्डिंग हर मेंबर अपनी सीट अज्यूम करने से पहले प्रेसिडेंट या उसके द्वारा अपॉइंट किए गए किसी पर्सन की प्रेजेंस में ओथ लेगा और ये ओथ कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 3 के अकॉर्डेंस में ली जाएगी। ओथ की लैंग्वेज या तो इंग्लिश होगी या फिर 8th शेड्यूल में दी गई 22 लैंग्वेजेस में से कोई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्मार्ट सिटीज मिशन को 31 मार्च 2025 तक एक्सटेंड करने का डिसीजन लिया है। लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इस मिशन के तहत शुरू हुए सभी प्रोजेक्ट्स में से 90% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं और इसके लिए एलोकेटेड बजट का 97% रिलीज किया जा चुका है। साथ ही रिलीज्ड अमाउंट का 93% यूटिलाइज भी हो चुका है। 25 जून 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्मार्ट सिटीज मिशन स्टार्ट किया था। इसके तहत 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए सेलेक्ट किया गया था। इन स्मार्ट सिटीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था ताकि सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव सिटीज बन सके। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है।
एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने नेटवर्क इंटरनेशनल के साथ एक पार्टनरशिप की है। ये पार्टनरशिप मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीकन रीजन में डिजिटल बिजनेस को प्रमोट करेगी। इसके तहत यूएई में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर क्यूआर बेस्ड यूपीआई के थ्रू पेमेंट्स हो पाएंगी। इसकी वजह से इंडियन टूरिस्ट्स एंड एनआरआईज को हैसल फ्री पेमेंट्स की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये पार्टनरशिप 4 महीने पहले हुए इंडिया और यूएई के बीच एक अग्रीमेंट के साथ अलाइंड है। बेसिकली इस अग्रीमेंट के तहत इंडिया के यूपीआई को यूएई के फास्ट पेमेंट सिस्टम्स के साथ लिंक किया गया था। ये एग्रीमेंट इंडियन प्राइम मिनिस्टर की यूएई विजिट के दौरान हुआ था। कुछ कंट्रीज जो ग्लोबली यूपीआई पेमेंट्स को सपोर्ट करती हैं उनमें श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर एंड नेपाल शामिल हैं। एयर पॉल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से इंडियन सिटीज की कंडीशन खराब होती जा रही है। लैंसेट जर्नल में एयर पॉल्यूशन पर पब्लिश हुई एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 10 इंडियन सिटीज में 7% डेथ्स के लिए एयर पॉल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। इन सिटीज में अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई, पुणे, शिमला एंड वाराणसी शामिल है। इन 10 सिटीज में PM 2.5 का कॉन्सेंट्रेशन WHO द्वारा सेट की गई 15 माइक्रोग्राम्स पर क्यूबिक मीटर की सेफ लिमिट से ज़्यादा था। इसके अलावा ऑन एन एवरेज एक साल में 33,000 डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होती हैं। दिल्ली में हर साल अराउंड 12,000 डेथ्स एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। एयर पॉल्यूशन से एनुअली किसी एक सिटी में होने वाली डेथ्स का ये हाईएस्ट फिगर है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46 सेशन 21 टू 31 ऑफ जुलाई के बीच न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेगी। हो सकता है कि इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करें। करंटली 21 कंट्रीज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को 1972 में यूनेस्को के 17th सेशन में इस्टेब्लिश किया गया था। ये कमेटी वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वर्ल्ड हेरिटेज फंड से फाइनेंशियल असिस्टेंस भी एलोकेट करती है। किस साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड करना है और किस साइट को नहीं इंक्लूड करना, ये डिसीजन भी यही कमेटी करती है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का प्रीवियस सेशन यानी 45th सेशन सऊदी अरेबिया के रियाद में ऑर्गेनाइज हुआ था। झारखंड में पॉलिटिकल इक्वेशंस एक बार फिर से चेंज हो गई हैं। चंपई सोरेन ने झारखंड के सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया। उसके बाद झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को झारखंड के नए चीफ मिनिस्टर की ओथ एडमिनिस्टर कराई। दरअसल झारखंड हाई कोर्ट से बेल मिलने के बाद हेमंत सोरेन को जेल से रिलीज कर दिया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 महीने पहले उन्हें अरेस्ट किया गया था, जिसके चलते उन्होंने सीएम की पोस्ट से रिजाइन कर दिया था। आइए देखते हैं अब इस बुलेटिन के बेस पर कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द UNCCD इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। सेकंड स्टेटमेंट इज, इंडिया इज नॉट इट्स सिग्नेटरी कंट्री। Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Second question is, which member has been included in the Shanghai Cooperation Organization SCO as its 10th member? ईरान, इंडिया, बेलारूस और पाकिस्तान। चलिए देखें पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछे थे, उनके सही आंसर्स क्या हैं। पहला क्वेश्चन था, which countries participate in nomadic elephant military exercise? India and Mongolia, India and Thailand, India and Sri Lanka or India and South Africa? Correct answer is option A, that is India and Mongolia. And the second question was, consider the following statements. The Codex Alimentarius Commission has been set up jointly by FAO and WHO. The codes of the Codex Alimentarius are binding on member states. Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option A, only 1. इंडिया में जनरल इलेक्शन होने के बाद यूनाइटेड किंगडम में भी जनरल इलेक्शन हुए, लेकिन यहां 14 इयर्स के बाद चेंज इन पावर देखने को मिल रहा है। पब्लिक ने कंजर्वेटिव पार्टी को पावर से रिमूव कर दिया है। ये पार्टी 14 इयर्स तक यूनाइटेड किंगडम में पावर में रही। अब लेबर पार्टी के लीडर केर स्टारमर यूके के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे। यूके में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होना एंड इकोनॉमिक लेवल पर आ रही कई सारी प्रॉब्लम्स को कंजर्वेटिव पार्टी के डिफीट का रीजन बताया जा रहा है। इससे पहले ऋषि सुनक यूके के प्राइम मिनिस्टर थे। एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आने के बाद ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के डिफीट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली। इंडिया की तरह यूके की पार्लियामेंट में भी 2 हाउसेज हैं।
लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीट्स हैं। किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए हाउस की 650 सीट्स में से 326 सीट्स सिक्योर करनी होती है। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन बना है। जब नॉर्दर्न आयरलैंड ग्रेट ब्रिटेन में इंक्लूड कर देते हैं देन इट इज कॉल्ड यूनाइटेड किंगडम। अभी जो जनरल इलेक्शंस कंक्लूड हुए वो पूरे यूनाइटेड किंगडम पर अप्लाई होते हैं। यूके में पावर चेंज होना इंडिया को भी इंपैक्ट करेगा। एक्चुअली एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के रिगार्डिंग काफी टाइम से इंडिया एंड यूके के बीच कन्वर्सेशंस चल रही हैं। अभी तक तो कंजर्वेटिव पार्टी पावर में थी बट अब लेबर पार्टी पावर में आ गई है। दैट मींस एफटीए के डायनेमिक्स भी अब चेंज हो सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट को फाइनलाइज करने में भी डिले हो सकता है। नीति आयोग ने एक संपूर्णता अभियान लॉन्च किया है। 3 मंथ्स तक चलने वाला ये कैंपेन इस साल के सितंबर तक चलेगा। इस अभियान का ऑब्जेक्टिव 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में कंप्लीट सैचुरेशन अचीव करना है। हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर जैसे सब्जेक्ट्स इस कैंपेन्स की थीम्स में इंक्लूडेड हैं। इस कैंपेन के दौरान ग्राम सभा, नुक्कड़ नाटक, न्यूट्रिशियस फूड फेयर्स, हेल्थ कैंप्स, आईसीडीएस कैंप्स, अवेयरनेस रैली, एग्जीबिशन, पोस्टर मेकिंग जैसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होंगे। इस कैंपेन में एस्पिरेशनल ब्लॉक्स के लिए 6 KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डिसाइड किए गए हैं। फर्स्ट इंडिकेटर है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एंटीनेटल केयर ANC के लिए रजिस्टर करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। सेकेंड इंडिकेटर है ब्लॉक में टारगेटेड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में डायबिटीज का टेस्ट करवाने वाले लोगों का परसेंटेज एंड ब्लॉक में टारगेटेड पॉपुलेशन के कंपैरिजन में हाई ब्लड प्रेशर के लिए टेस्ट करवाने वाले लोगों का परसेंटेज थर्ड इंडिकेटर है। ऑन द अदर हैंड फोर्थ है ICDS स्कीम के तहत रेगुलरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। फिफ्थ वन इज सॉयल हेल्थ सैंपल के मुकाबले कितने % सॉयल हेल्थ कार्ड्स जनरेट हुए एंड लास्ट वन इज यानी सिक्स्थ इंडिकेटर है ब्लॉक में टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कंपैरिजन में रिवॉल्विंग फंड्स रिसीव करने वाले SHG का परसेंटेज। ये KPIs तो ब्लॉक्स के लिए सेट किए गए हैं। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए सेपरेट KPIs सेट किए गए हैं। पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान एंटीनेटल केयर ANC के लिए रजिस्टर करने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। सेकंड इंडिकेटर है ICDS स्कीम के तहत रेगुलरली न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने वाली प्रेग्नेंट वुमेन का परसेंटेज। थर्ड वन इज 9 to 11 मंथ्स की एज के फुल्ली इम्यूनाइज्ड चिल्ड्रन का परसेंटेज क्या है। फोर्थ इंडिकेटर इज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सॉयल हेल्थ कार्ड्स। फिफ्थ वन इज सेकेंडरी लेवल पर फंक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी वाले स्कूल्स का परसेंटेज एंड लास्ट वन सिक्स्थ इंडिकेटर इज एकेडमिक सेशन के स्टार्ट होने के 1 महीने के अंदर स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करने वाले स्कूल्स का परसेंटेज इसमें इंक्लूडेड है। नाउ सी इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर दिस KPIs देन डोंट वरी। आप बस कुछ कीवर्ड्स याद रखिएगा लाइक सॉयल हेल्थ कार्ड, ब्लड प्रेशर, प्रेग्नेंट वुमेन की एंटीनेटल केयर, शुगर टेस्टिंग एटसेट्रा। नाउ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2018 में लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री के 112 डिस्ट्रिक्ट्स में रैपिड एंड इफेक्टिव चेंज ले आना था। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जनवरी 2023 में लॉन्च हुआ। इसका ऑब्जेक्टिव कंट्री के 500 ब्लॉक्स में एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज को अवेलेबल कराना था। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो क्या स्टडी IQ IAS के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में जानते हैं? देखिए P2I बैच में मिलती हैं आपको 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, PT एंड मेंस टेस्ट सीरीज एंड क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स एंड CSET क्लासेस। हर स्टूडेंट के लिए पर्सनल मेंटोर, डेली आंसर राइटिंग, PT पास करने पर MRP प्रोग्राम जिसमें मिलेगा फ्री एकोमोडेशन फैसिलिटी मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम में। ज्वाइन करना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड यूज कर 8 जुलाई से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स के लिए अब BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना मैंडेटरी हो गया है। गवर्नमेंट ने इसके लिए मार्च 2024 में एक नोटिस भी इशू किया था। ये नोटिस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने इशू किया था। इस नोटिस के अकॉर्डिंग किचन में यूज होने वाले स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में ISI मार्क होना मैंडेटरी होगा। अब BIS ने किचन में यूज होने वाले इन यूटेंसिल्स के लिए बेंचमार्क्स भी सेट किए हैं जिन्हें फॉलो करना मैंडेटरी होगा। BIS के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग इन यूटेंसिल्स के मटेरियल, शेप, फिनिश एंड परफॉर्मेंस का ध्यान रखना होगा।
यू शुड नो कि स्टेनलेस स्टील कई मेटल्स से बना एक अलॉय होता है। स्टेनलेस स्टील को आयरन, निकल एंड क्रोमियम से प्रिपेयर किया जाता है। क्रोमियम इसे रस्ट रेजिस्टेंट बनाता है। अलॉय एक ऐसा मेथड है जो किसी मेटल की प्रॉपर्टीज चेंज करने की एबिलिटी रखता है। फॉर एग्जांपल, आयरन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला मेटल है, बट आयरन को उसके प्योर फॉर्म में नहीं बल्कि एक अलॉय के तौर पर यूज किया जाता है। वहीं एल्यूमिनियम मेटल बॉक्साइट नाम के एक मिनरल से ऑब्टेन किया जाता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स को BIS एक्ट 1986 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। इसे 1947 में फॉर्म हुए इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन का वर्क अलॉट किया गया था। प्रेजेंटली BIS एक्ट 2016 के प्रोविजंस के तहत ऑपरेट करता है। इसका पर्पस गुड्स का स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेट उसे देना है। यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने न्यू दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलियरी साइंसेज में इंडो फ्रेंच लिवर मेटाबॉलिक डिजीज नेटवर्क इन्फ्लिमेन को लॉन्च किया। ये एक वर्चुअल नोड है जिसका एम मेटाबॉलिक लिवर डिजीज का प्रिवेंशन करना और ट्रीटमेंट करना है। इन्फ्लिमेन का मेन ऑब्जेक्टिव मेटाबॉलिक लिवर डिसऑर्डर्स एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जैसे इश्यूज से डील करना है। फैटी लिवर डायबिटीज, हाइपरटेंशन एंड हार्ट डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। इस नेटवर्क के थ्रू इंडिया एंड फ्रांस के एक्सपर्ट्स एक साथ फंक्शन कर पाएंगे। इस ओकेजन पर इंडिया में ऐसे इनिशिएटिव्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग इंडिया में 1 आउट ऑफ एवरी 3 इंडियंस फैटी लिवर से सफर करता है। मोरओवर, इंडिया एंड फ्रांस दोनों ही नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज एंड ALD यानी एल्कोहलिक लिवर डिजीज का बर्डन फेस कर रहे हैं। ये दोनों ही कंडीशंस बाद में लिवर में स्टेटोसिस, स्टेटोहेपेटाइटिस एंड सिरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यू शुड ऑल्सो नो दैट लिवर को एक ग्लैंड कंसिडर किया जाता है। लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमारे स्टमक के राइट साइड में प्रेजेंट लिवर हमारी बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। डाइजेशन ऑफ फूड से लेकर बाइल प्रोड्यूस करने तक लिवर हमारी बॉडी में कई इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करता है। बाइल जूस हमारी बॉडी में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। वन इज डाइजेशन ऑफ फैट एंड सेकेंड इज हमारे ब्लड से रेसिड्यूअल वेस्ट रिमूव करना। साइंस के अकॉर्डिंग अगर हमारी बॉडी में लिवर फंक्शन करना स्टॉप कर दे तो इंडिविजुअल की डेथ भी हो सकती है। Now let's talk about today's term of the day, that is dark patterns. डार्क पैटर्न्स को डिसेप्टिव पैटर्न्स भी कहते हैं। ये वर्ड उस सिचुएशन के लिए भी यूज होता है जिसमें यूजर्स को वेबसाइट या ऐप के थ्रू ऐसा फंक्शन करने को प्रिपेयर किया जाता है या मजबूर किया जाता है जो वो रियलिटी में कभी नहीं करना चाहते। इसे ऐसे समझिए, कई बार हम किसी वेबसाइट से एडवर्टाइजमेंट रिमूव करना चाहते हैं बट क्रॉस साइन विजिबल नहीं होता। फिर जब आप उस क्रॉस को क्लिक करने की कोशिश करते हैं देन वो इतना लेस विजिबल होता है कि पूरा ऐड ही ओपन हो जाता है। अब आप उस ऐड को देखना चाहते हैं या नहीं, बट डार्क पैटर्न्स के थ्रू आपकी स्क्रीन पर वो ऐड दिखाने का काम कंप्लीट कर लिया जाता है। सिमिलरली कुछ वेबसाइट्स कुकीज़ को एक्सेप्ट करने का ऑप्शन स्क्रीन के काफ़ी बड़े पोर्शन में देती हैं, लेकिन रिजेक्ट करने का ऑप्शन इतना ईजिली अवेलेबल नहीं होता। डार्क पैटर्न्स में यूज़र बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने के लिए कई मेथड्स का यूज़ किया जाता है। बहुत बार इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे एप्लीकेशंस पर्सनलाइज्ड जैसे वर्ड्स का यूज करके यूजर्स से उनके डेटा का कंसेंट लेते हैं। डार्क पैटर्न्स टर्म को फर्स्ट टाइम लंदन के एक यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैरी ब्रिगनल ने कॉइन किया था। आइए अब देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रिसेंटली वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला स्पीशीज लाइमलाइट में आई है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला को क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में लिस्ट किया है। अभी इसी स्पीशीज का एक गोरिल्ला अमेरिका के ओहियो स्टेट के कोलंबस जू में पैदा हुआ। अगर इनके नेचुरल हैबिटेट की बात की जाए तो वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला मेनली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्ट में लोकेटेड कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड इक्वेटोरियल गिनी के साथ साथ गैबन एंड रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के कुछ एरियाज में भी पाए जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज रीजंस जिनकी वजह से इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। लास्ट 20 to 25 ईयर्स में हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग और बीमारी के कारण इस स्पीशीज के गोरिल्ला पॉपुलेशन में 60% से ज़्यादा का डिक्लाइन देखने को मिला है। आपको बता दें कि सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला का होम माना जाता है, पर यह एरिया डेडली इबोला
एबोला वायरस के लिए भी फेमस है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के अकॉर्डिंग एबोला वायरस वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्ला के ऑलमोस्ट सभी नेचुरल हैबिटेट एरियाज में स्प्रेड हो चुका है और ये इस स्पीशीज के डिस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा रीजन है। आईफिल टावर में यूपीआई के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब यूपीआई पेरिस के सेंट्रल एरिया में भी पहुंच गया है। रिसेंटली यूपीआई पेमेंट सर्विस पेरिस की हिस्टोरिक गैलरीज लाफायट में भी स्टार्ट हो गई है। यू शुड नो दैट एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड एनआईपीएल ने फ्रेंच पेमेंट इंडस्ट्री लीडर लायरा के साथ मिलकर कोलैबोरेशन में फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस स्टार्ट की थी। फ्रांस में यूपीआई पेमेंट सर्विस एस्टैब्लिश करने का रीजन ये था कि इंडियन टूरिस्ट्स की एक बड़ी संख्या फ्रांस विजिट करती है। इस सर्विस की वजह से फ्रांस में इंडियंस को हैसल फ्री ट्रांजैक्शंस की फैसिलिटी मिल जाएगी। यू शुड ऑल्सो नो दैट 2016 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई को डेवलप किया था। वहीं 2018 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर में यूपीआई को लॉन्च किया था, जो कि यूपीआई का फर्स्ट इंटरनेशनल लॉन्च था। एयर एंड सनलाइट से बना कैंड वाटर जल्द ही यूएसए में परचेज करने के लिए अवेलेबल होगा। एक्चुअली सोर्स नाम की एक अमेरिकन कंपनी ने स्काई वाटर नाम के एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डिसाइड किया है। इसका पर्पस बॉटल्ड वाटर कंपनीज से compete करने के अलावा सोलर पावर्ड हाइड्रो पैनल्स को प्रमोट करना भी है। हाइड्रो पैनल्स सोलर पैनल्स की तरह ही होते हैं, दोनों में डिफरेंस बस ये है कि हाइड्रो पैनल्स वाटर प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। हाइड्रो पैनल्स सनलाइट से ही पावर लेते हैं। इन पैनल्स का हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट वाटर वेपर को एब्जॉर्ब करता है और क्लीन वाटर प्रोड्यूस करता है। कंपनी ये क्लेम करती है कि एरिजोना जैसे एरिड एरिया में भी हर हाइड्रो पैनल 3 लीटर्स पर डे के रेट से प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्रोड्यूस कर सकता है। प्रेजेंटली ये कंपनी रिटेल बिजनेस नहीं करती। कंपनी गवर्नमेंट्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स को हाइड्रो पैनल्स प्रोवाइड करती है ताकि रिमोट एरियाज और एरियाज विद सीवियर वाटर शॉर्टेज तक प्योर ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया जा सके। डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्टर में एक बड़ी न्यूज आई है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में डिफेंस प्रोडक्शन 1,26,887 करोड़ रुपीस तक इंक्रीज हो गया है। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की प्रोडक्शन वैल्यू से 16.8% ज्यादा है। ये इंक्रीज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन का हाईएस्ट एवर इंक्रीज है। यू शुड ऑल्सो नो दैट टेलीमैटिक्स डेवलपमेंट सेंटर, भारत डायनेमिक्स सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रिच शिपयार्ड्स एंड इंजीनियर्स, गोवा शिपयार्ड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जैसी कई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज इंडिया के डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देती हैं। वहीं दूसरी तरफ मेक इन इंडिया जैसी गवर्नमेंट स्कीम्स भी इस डिफेंस प्रोडक्शन में इंक्रीज के लिए प्रेजवर्दी है। इस स्कीम के तहत डिफेंस इक्विपमेंट की डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट को इंकरेज किया जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू आने वाले एफडीआई की इन्वेस्टमेंट लिमिट को 26% से इंक्रीज कर 74% कर दिया था और बाद में डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद इस लिमिट को इंक्रीज कर 100% कर दिया गया था। डिफेंस मिनिस्ट्री के 2023 ईयर एंड रिव्यू में ये इन्फॉर्म किया गया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए टोटल एक्सपोर्ट्स की वैल्यू 16,000 करोड़ रुपीस थी। ये वैल्यू फाइनेंशियल ईयर 2016-17 के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज्यादा है। यू शुड ऑल्सो नो दैट अराउंड 85 कंट्रीज में डिफेंस प्रोडक्ट्स को इंडिया ने एक्सपोर्ट किया। रशिया की गवर्नमेंट कंपनी रोस्टेक के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि आज इंडिया रशिया का फर्स्ट फॉरेन कस्टमर बन गया है जिसने कलाश्निकोव असॉल्ट राइफल्स की 200 सीरीज प्रोड्यूस की है। रिसेंटली इंडिया एंड रशिया के एक ज्वाइंट वेंचर ने 35,000 कलाश्निकोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स प्रोड्यूस कर उन्हें इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री को डिलीवर किया है। इस ज्वाइंट वेंचर का नाम इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड IRRPL है। यह ज्वाइंट वेंचर 2019 में सेटअप हुआ था। इसमें इंडिया का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड OFB और रशिया की रोसोबोरोन एक्सपोर्ट एंड कलाश्निकोव कंसर्न शामिल हैं। यू शुड ऑल्सो नो दैट दिसंबर 2021 में असॉल्ट राइफल्स के प्रोडक्शन के लिए इंडिया एंड रशिया के बीच 5,124 करोड़ की डील साइन हुई थी। इस डील के तहत यह डिसाइड हुआ था कि रशिया से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी और इंडिया में 6.1 लाख से भी ज्यादा AK-203 असॉल्ट राइफल्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके अलावा इस डील के तहत राइफल्स के प्रोडक्शन में 100% इंडिजिनस कंपोनेंट्स यूज होंगे और राइफल्स का प्रोडक्शन 128 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये राइफल्स उत्तर प्रदेश के अमेठी के कोरवा में लोकेटेड एक राइफल फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं।
Now let's see question based on the bulletin. The first question is, Sampurnata Abhiyan has been launched by which of the following organizations? National Green Tribunal, Niti Aayog, Coal India or Reserve Bank of India? And the second question is, India has manufactured Kalashnikov AK-203 assault rifles in partnership with which country? France, Russia, USA or Israel? आइए देखें पिछले बुलेटिन में मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूएनसीसीडी इज द ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड टू कॉम्बैट द इफेक्ट्स ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। एंड द सेकंड स्टेटमेंट वाज, इंडिया इज नॉट इट्स सिग्नेटरी कंट्री। Choose the correct statement or statements from the above. Only one, only two, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option A, only 1. Second question was, which member has been included in the Shanghai Cooperation Organization SCO as its 10th member? Iran, India, Belarus or Pakistan? And the correct answer is option C, Belarus.